इंडियन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आज के दिन उस डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। क्या अब इंडिया में भी डिक्टेटरशिप होने वाला है? Is India becoming a dictatorship? Attack on the Indian democracy. Democracy is dying. हेलो दोस्तों, आज के दिनों में इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। आपने रिसेंटली देखा है कि कैसे सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, वो भी एंटी नेशनल बोलकर, क्योंकि वो इंसान लद्दाख के आवाज बने थे और वो भी गांधी जी की तरह से नॉन वायलेंट होकर। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके ऊपर केस कर दिया जाता है या फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र होता क्या है। तो डेमोक्रेसी होता है जब देश के लोग मिलकर वोट देकर अपना लीडर चुनते हैं, और ये पावर सिर्फ देश के लोगों में ही होता है और ये हमारा अधिकार होता है। हम वोट देकर हमारा नेता चुनते हैं। और डेमोक्रेसी तब खत्म होता है जब देश के लोगों को गलत समझाया जाता है और फिर वोट लिया जाता है और उनके अधिकार को कुचल दिया जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे बीजेपी सरकार डेमोक्रेसी का गला घोट रहा है। चलिए इसको कुछ पॉइंट से समझते हैं। नंबर 1, प्रोपेगेंडा। आपने तो ये सॉन्ग सुना ही है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो देश का ये हाल भी मुमकिन है। मतलब देखो यहाँ पर कैसे मोदी का इमेज अच्छा दिखाया जा रहा है, और वो भी अपलोड कर दिया टी सीरीज पे। लेकिन फिर भी सॉन्ग का क्या हाल है देखिए, लाइक्स से तो ज्यादा डिसलाइक्स है। और इन एक्टर को तो देखिए। मेरा इन एक्टर्स और टी सीरीज को एक क्वेश्चन है कि आप लोग अपना इमेज क्यों खराब कर रहे हैं मोदी जी के इमेज को अच्छा करने के लिए? बस ये सॉन्ग ही नहीं, इस सॉन्ग को भी एक बार सुन लीजिए। सॉन्ग सुन के तो ऐसा लगा कि हमें मोदी जैसा सरकार भाग्य से मिलता है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। कट जाओगे मिट जाओगे, लेकिन ऐसा सरकार नहीं मिलेगा। फिर न मिलेगा मोदी जैसा सन। मतलब कैसे यहाँ पर ब्रेन वॉश करा जा रहा है। ये तो सिर्फ सॉन्ग है, गोदी न्यूज तो अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। मतलब न्यूज में ये सब भी दिखाया जा रहा है, और इन गोदी मीडिया को देश की हालत तो दिखती नहीं, उनको तो सिर्फ मोदी जी की अच्छाई ही दिखती है। और जब राहुल गांधी ने वोट चोरी दिखाई तब ये लोग तो कुत्तों के पीछे ही पड़ गए। इन मीडियाज को डेमोक्रेसी का 4th पिलर बोला जाता है, लेकिन ये मीडियाज आज टीआरपी के लिए बिक गई। आप रवीश कुमार को तो जानते ही होंगे, एक ऐसे जर्नलिस्ट थे जो एनडीटीवी पर सीधा बीजेपी पर सवाल करते थे। लेकिन जब बीजेपी इनको नहीं खरीद पाई तब बीजेपी ने अडानी जी के साथ मिलकर पूरी एनडीटीवी ही खरीद ली। नंबर 2, आइडियोलॉजी। हैना अरेंट, एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ने अपने द ऑरिजिन टोटलिज्म में कहा है कि आइडियोलॉजी एक डिक्टेटर के लिए पावर हाउस होता है। मतलब एक डिक्टेटर को करोड़ों की संख्या में लोगों को अपनी तरफ करना होता है। जैसे अगर आप हिटलर की डिक्टेटरशिप देखेंगे तो वहाँ पर भी हिटलर ने आम जर्मन पर नाजिज्म की आइडियोलॉजी यूज किया था। और मोदी जी के लिए आइडियोलॉजी है हिंदू खतरे में है। हिंदुओं के देश में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। और बेचारे अंधभक्तों को लगता है कि उनको दूसरे धर्म से खतरा है और उनको सिर्फ मोदी जी ही बचा सकते हैं। और ये अंधभक्त अपने दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर अंधभक्त मोदी जी को ही वोट देते हैं। और जब इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो वहाँ पर भी मोदी जी की वोट में जीतने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बस यही नहीं, अगर आप हिंदू हो तो आपको बोला जाता है कि आप हिंदू धर्म से हो, देखो आप कितने महान हो। और बेचारे अंधभक्त इस बातों में फंस जाते हैं और फिर मोदी जी को अपना भगवान मानने लगते हैं। और कई जगह पर उनके लिए तो मंदिर भी बना देते हैं। Visiting a temple that's dedicated to Prime Minister Narendra Modi. नंबर 3, फैन मेकिंग। प्रोपेगेंडा तो मोदी जी को हीरो बना ही देते हैं, लेकिन सुपर हीरो भी तो बनना है, और इसलिए ये कुछ ऐसे कारनामे करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। और पब्लिक को लगता है कि ऐसा पीएम तो 100 सालों में एक बार मिलता है। वाह क्या सीन है। नंबर 4, लोगों की आवाज दबाना। जाओ इसको पकड़ के लेके आओ, वरना ये हमारी पूरी सच्चाई दुनिया को बता देगा। एक काम करो, इसको एंटी नेशनल बोल दो। बोलो कि ये इंसान चीन और पाकिस्तान से मिला है, जिससे लोगों को लगेगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है और ये विलेन बन जाएगा, जैसे सोनम वांगचुक। और ऐसे ही कई आवाजों को दबाया जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती कि लोग सवाल करें। वाह मोदी जी वाह। आपने मैच फिक्सिंग तो देखा है, अब 5 नंबर वोट फिक्सिंग भी देख लीजिए। क्या आपको एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल याद है? इन पर बीजेपी ने बहुत बड़ा करप्शन केस लगाया था, लेकिन जब इन्होंने एनसीपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तब इनके ऊपर से पूरा केस ही गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे केस है
जैसे नवीन जिंदल एक कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इन पर कोलगेट स्कैम का केस था, लेकिन जब ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनको बीजेपी का टिकट मिल जाता है। मतलब मोदी जी ने यहाँ पर सीबीआई को भी अपने हाथों में कर लिया है कि जब चाहे मोदी जी किसी के ऊपर केस लगा देते हैं और किसी के ऊपर से केस हटा देते हैं। ईडी और सीबीआई को छोड़ते हैं, नेताओं को डराते हैं। अगर नेता बीजेपी में आ जाए तो सारे मामले बंद हो जाते हैं। यहाँ पर मोदी जी ने ऑपोजिट पार्टी के प्लेयर्स की तो फील्डिंग सेट कर दी, अब मेन कैप्टन की भी तो करनी है, तो इसलिए यहाँ पे पप्पू वाला गेम खेलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राहुल गांधी जी को पप्पू बोला जाता है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, ताकि लोगों को लगे कि ये तो पप्पू है, ये कैसे देश चला सकते हैं, और सारे वोट मोदी जी को ही जाएंगे। और ये पप्पू बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हैं, इन्होंने मास्टर डिग्री भी किए हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को ये पप्पू ही दिखते हैं। अब हमारे अंपायर जी की भी बात करती है। हाँ, इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन को कंट्रोल करना, वो इलेक्शन कमीशन आज वोट चोरी के इल्जाम में है। 9 अगस्त 2025 राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी को एक्सपोज किया। वहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी जी का दावा है कि ये वोट चोरी 5 तरीकों से हो रही है, जैसे नंबर 1 डुप्लीकेट वोटर्स 11,000 से भी ज्यादा, नंबर 2 फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस 40,000 से भी ज्यादा, नंबर 3 बल्क वोटर्स एक ही एड्रेस पे 10,000 से भी ज्यादा, नंबर 4 इनवैलिड फोटोज 4,000 से भी ज्यादा, नंबर 5 मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,000 से भी ज्यादा। अगर आपको वोट चोरी पर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। और हमारे अंपायर जी मतलब ज्ञानेश कुमार इस वोट चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज मांगी तब हमारे ज्ञानेश कुमार जी ने कुछ ऐसा कहा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अगर सीसीटीवी फुटेज दिखानी ही नहीं है तो सीसीटीवी लगाते क्यों हो? मतलब यहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। अब इस डेमोक्रेसी को बचाना बस आपके हाथों में है, आपको आवाज उठाना है, ये आपका फ्यूचर है, हमारा अधिकार है, इसीलिए आवाज उठाइए, वीडियोस बनाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलके आवाज उठाते हैं।